Good morning, students. In our last class, we have discussed the conceptual questions that are based on the Newton's laws of motion, right? That thing we have discussed in our last class. Now, today we are going to start with our next topic, that is apparent weight of a body in lift. Apparent weight of a body in लिफ्ट। मतलब जब हम लिफ्ट में होते हैं तो उस समय वी कैन ऑब्जर्व सम चेंज इन आवर वेट, राइट। जब लिफ्ट नीचे आती है तो हमको थोड़ा सा वेट लॉस फील होता है। जब वेट लिफ्ट ऊपर जाती है तो हमको थोड़ा सा गेन इन वेट ऑब्जर्व होता है, राइट। तो इसी तरीके से ऐसा क्यों होता है और अलग अलग केस में कब हमको ज़्यादा वेट लगेगा या कब हमको कम वेट ऑब्जर्व होगा या कब हमको वेटलेसनेस ऑब्जर्व होगा, ये सारी चीजें हम देखेंगे इन दिस टॉपिक, राइट। सो वेन एवर अ पर्सन इज इन द लिफ्ट, देन how does his weight changes as per the motion of the lift, that thing we are going to discuss here in this topic, okay। So first of all students, we know that whenever you are standing on any surface, जब भी आप किसी surface पे खड़े हुए हो, so हमारे हमारे मास के कारण और ग्रेविटी के कारण हम पर नीचे की तरफ एक फोर्स लगता है और वो फोर्स जो होता है दैट इज इक्वल्स टू आवर वेट, एंड द वैल्यू ऑफ आवर वेट इज गिवन बाय W इज इक्वल्स टू mg। ये चीज हम ऑलरेडी जानते हैं, राइट। नाउ ऑल्सो एक चीज हमारे दिमाग में आती है कि जब नीचे की तरफ एक फोर्स लग रहा है तो उस नीचे वाले फोर्स को बैलेंस करने के लिए ऊपर की तरफ भी एक फोर्स लगना चाहिए, और ऊपर की तरफ जो फोर्स लगता है उसको हम बोलते हैं रिएक्शनल फोर्स, एंड दैट इज डिनोटेड बाय R। ये चीज हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, राइट। सो that reactional force R is equal to the weight of the body, that is W is equals to mg, right। now अलग अलग केसेस हम डिस्कस करेंगे और किस केस में क्या रिजल्ट्स हमको मिल रहे हैं वो चीजें हम समझेंगे। सो फर्स्ट केस, व्हेन द लिफ्ट इज एट रेस्ट, व्हेन द लिफ्ट इज एट रेस्ट। सबसे पहला केस हो गया कि जब आपकी जो लिफ्ट है वो रेस्ट में है। तो ऑब्वियस ही बात है कि जब लिफ्ट एक रेस्ट में है तो वो हमारे लिए एक नॉर्मल ग्राउंड की तरह वर्क कर रही है, राइट। एक नॉर्मल सरफेस जिस पे हम खड़े हैं या एक लिफ्ट की सरफेस जिस पे हम खड़े हैं उसमें कोई वेरिएशन नहीं आएगा। तो उस केस में जो हमारा वेट होगा दैट इज इक्वल्स टू द नॉर्मल वेट ऑफ आवर सेल्फ, दैट इज W इज इक्वल्स टू mg, राइट। सो जब लिफ्ट नॉर्मल है तो उस समय हमारा जो वेट नॉर्मली होता है उतना ही वेट होगा हमारा जब लिफ्ट रेस्ट में है, राइट। नाउ अब सेकेंड केस हम डिस्कस करते हैं, दैट व्हेन द लिफ्ट मूव्स अपवर्ड, जब लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रही है, व्हेन द लिफ्ट मूव्स अपवर्ड, जब लिफ्ट ऊपर की तरफ जाएगी तो उस केस में हमको थोड़ा सा भारी भारी लगता है, राइट। थोड़ा सा इंक्रीज इन वेट हमको ऑब्जर्व होता है जब लिफ्ट ऊपर जाती है। तो ऐसा क्यों होता है वो समझते हैं। सो स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल द टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इन दैट केस विल बी इक्वल्स टू, इसको सबसे पहले तो ऐसे समझते हैं कि जो हमारी बॉडी का वेट है दैट इज इक्वल्स टू द रिएक्शनल फोर्स, राइट। ऑल्सो mg minus R is equals to 0। नाउ हमारी बॉडी पर जितना भी फोर्स अप्लाई हो रहा है दैट फोर्स इज इक्वल्स टू that force can be given by this expression, that is F is equals to mg minus R, right। हमारी बॉडी पर जो टोटल फोर्स अप्लाई हो रहा है जब बॉडी अपवर्ड की डायरेक्शन में जा रही है तो जो फोर्स होगा वो कितना हो जाएगा, mg माइनस R1। हम ये मान लेते हैं कि जो अपवर्ड डायरेक्शन में जो रिएक्शनल फोर्स इस केस में लग रहा है उसको हम R1 से डिनोट कर देते हैं। इसके अगले वाले केस में हम उसको R2 से डिनोट कर देंगे। इट इज जस्ट फॉर आवर कन्वीनियंस ओनली, राइट।
ऑल्सो एक चीज हमको पता है दैट F इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, राइट। ग्रेविटी जो है वो नीचे की तरफ वर्क कर रही है और जो आपकी लिफ्ट है वो ऊपर जा रही है, तो उस केस में आपका जो एक्सेलरेशन होगा वो कैसा होगा, नेगेटिव। दैट्स व्हाई योर एक्सेलरेशन कैन बी गिवन एज नेगेटिव, और F इज इक्वल्स टू माइनस ma, दैट थिंग वी हैव गॉट फ्रॉम हियर, राइट। एक ये फोर्स और एक ये फोर्स, तो ये दोनों फोर्स आपस में बराबर होंगे एंड वी विल गेट mg माइनस r1 इज इक्वल्स टू माइनस ma। हमने इन दोनों इक्वेशंस को इक्वेट कर दिया सिंस ये दोनों फोर्स के बराबर हैं, सो mg माइनस r1 इज इक्वल्स टू माइनस ma, दिस थिंग वी हैव गॉट फ्रॉम हियर। और यहाँ से अगर मैं r1 की वैल्यू निकाल लूँ, सो माइनस r1 इज इक्वल्स टू माइनस ma माइनस mg, और r1 इज इक्वल्स टू ma माइनस, या इसको ऐसे ही लिख देते हैं ma माइनस mg, राइट। लेकिन हमको एक चीज और पता है कि जो mg है वो r1 के बराबर होता है, राइट। तो यहाँ पर सिंस वी नो दैट mg इज इक्वल्स टू r1 और r1 is equals to w, so we can write here as w is equals to, यहाँ पे प्लस आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस, राइट। हमको पता है w is equals to क्या होता है, mg, और ये mg को हम r1 भी लिख सकते हैं, राइट। सो इस r1 की जगह पे मैंने लिख दिया w, दैट इज द वेट, और वेट कितना हो गया ma प्लस mg। इसका मतलब क्या कि पहले आपकी बॉडी का नॉर्मल कंडीशन में वेट कितना था, सिर्फ mg, लेकिन अब उसमें एक और फोर्स ऐड हो जाएगा दैट इज ma, और इसीलिए हमको थोड़ा सा इंक्रीज इन वेट ऑब्जर्व होता है जब भी लिफ्ट ऊपर की तरफ जाती है तब, राइट। हियर आई एम राइटिंग अपवर्ड, सो दिस इज द रीजन व्हाई वी ऑब्जर्व एन इंक्रीज इन वेट जब भी लिफ्ट ऊपर जाती है। अब इसी का नेक्स्ट केस डिस्कस करते हैं कि जब लिफ्ट डाउनवर्ड आती है, नीचे की तरफ आती है, तो उस केस में क्या होगा और उस केस में हम क्या चीजें ऑब्जर्व करेंगे, दिस थिंग वी आर गोइंग टू डिस्कस हियर, राइट। सो अगेन स्टूडेंट्स, जैसे कि यहाँ पर जो फोर्स था वो F इज इक्वल्स टू mg माइनस r1 था, तो यहाँ पे हम मान लेते हैं कि जो फोर्स है वो कितना हो गया, mg माइनस r2। फॉर अवर कन्वीनियंस हम रिएक्शनल फोर्स दोनों केसेस में अलग अलग मान लेते हैं, mg माइनस r2 हियर वी हैव कंसीडर्ड। नाउ जैसे यहाँ पे आपने F इज इक्वल्स टू ma माना था, वैसे यहाँ पर भी F इज इक्वल्स टू ma होगा। इस केस में एक्सेलरेशन अपोजिट था क्योंकि ग्रेविटी नीचे जा रही थी और लिफ्ट जो है वो ऊपर जा रही थी, लेकिन यहाँ पे एक्सेलरेशन पॉजिटिव है क्योंकि लिफ्ट भी नीचे जा रही है और ग्रेविटी भी नीचे की तरफ ही वर्क कर रही है, राइट। ऑल्सो वन थिंग यू कैन गेट फ्रॉम हियर, अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को इक्वेट कर दें तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा ma इज इक्वल्स टू mg माइनस r2, और यहाँ से अगर आप r2 की वैल्यू निकालें, सो r2 इज इक्वल्स टू ma minus mg, this is minus r2, so r2 is equals to mg minus ma, right। और हमको पता है कि mg is equals to r2, और also हमको पता है कि w is equals to mg, इसका मतलब इसकी जगह पे मैं लिख सकता हूँ w is equals to mg minus ma। इसका मतलब जब लिफ्ट नीचे आ रही है तो आपका नॉर्मल वेट जो कि mg होता है उसमें से कुछ अमाउंट कम हो जाएगा, और कितना अमाउंट कम हुआ है, इट्स ma, राइट। सो इसीलिए हमको वेटलेसनेस या डिक्रीज इन वेट ऑब्जर्व होता है जब भी लिफ्ट नीचे आती है तब। सो दिस इज द रीजन व्हाई जब लिफ्ट नीचे आएगी तो हमको वेटलेसनेस या वेटलेसनेस नहीं बोल सकते हैं, डिक्रीज इन वेट हमको ऑब्जर्व होगा। अब ये तो तीन चीजें कंडीशंस थी, प्रैक्टिकल कंडीशंस जो कि हम प्रैक्टिकली ऑब्जर्व करते हैं। अब एक ऐसी कंडीशन जो कि हाइपोथेटिकल है, उसके पहले एक और दूसरी कंडीशन पढ़ते हैं, दैट इज द फोर्थ कंडीशन।
when the lift falls under gravity, अगर लिफ्ट जो है वो ग्रेविटी के अंडर फ्री फॉल करे, है ना, मतलब इफ बाय एनी चांस जो चेन है वो टूट गई और जो लिफ्ट है वो नीचे आ रही है, राइट, तो मतलब ग्रेविटी के अंदर जब जब लिफ्ट नीचे आएगी तो उस केस में क्या होगा वो समझते हैं। सो जब लिफ्ट डाउनवर्ड आ रही है तो W इज इक्वल्स टू mg माइनस ma, और हमने क्या बोला कि ग्रेविटी के अंडर नीचे आ रही है, इसका मतलब उसका जो एक्सेलरेशन होगा वो किसके बराबर होगा, ग्रेविटी के कारण, तो ma को मैंने क्या लिख दिया mg, और mg से mg कैंसल, सो W इज इक्वल्स टू कितना हो गया 0, मतलब अगर ग्रेविटी के अंडर फ्री फॉल में लिफ्ट नीचे आएगी तब आपको वेटलेसनेस ऑब्जर्व होगा, मतलब आपको लगेगा कि आपकी बॉडी का कोई भी वेट नहीं है, योर बॉडी इज कंप्लीटली वेटलेस और विद द 0 न्यूटन वेट, राइट। सो दिस इज द काइंड ऑफ कंडीशन जो कि हाइपोथेटिकल नहीं बोल सकते हैं, बट एक ऐसी कंडीशन जो नॉर्मली हमको देखने को नहीं मिलती है, राइट। अब इसके बाद वाली जो कंडीशन है दैट इज द हाइपोथेटिकल कंडीशन, उसमें हम ये कंसिडर कर रहे हैं कि जब लिफ्ट उतने एक्सेलरेशन से नीचे आए जो कि g से बड़ा हो, मतलब जो लिफ्ट के नीचे आने के एक्सेलरेशन है वो उसकी वैल्यू स्मॉल g से भी ज्यादा हो, उस केस में क्या होगा, उस केस में आपको कितना वेट आप ऑब्जर्व करोगे, दैट थिंग वी आर गोइंग टू डिस्कस हियर, दैट व्हेन द डाउनवर्ड एक्सेलरेशन इज, when downward acceleration is greater than g, this is the hypothetical condition, practically ऐसा पॉसिबल नहीं है कि स्मॉल g से ज्यादा डाउनवर्ड एक्सेलरेशन से कोई ऑब्जेक्ट नीचे आए, राइट, बट अगर हाइपोथेटिकली ऐसा पॉसिबल हुआ तो उस केस में क्या होगा, उस केस में क्या होगा कि एक्सेलरेशन जो है वो g से बड़ा हो जाएगा। तो अगर हम यहाँ पे वैल्यूज पुट करें, सो W इज इक्वल्स टू mg माइनस ma, इसका मतलब जो वेट है वो कैसा आ गया, नेगेटिव, क्यों, क्योंकि a जो है वो बड़ा है, राइट, इसका मतलब वेट जो है वो नेगेटिव हो गया, और वेट अगर नेगेटिव हो गया तो इसका मतलब क्या होगा कि आप हवा में उड़ने लग जाओगे और आप जो लिफ्ट का अपर सीलिंग है उससे आप टकरा जाओगे, राइट। इट इज कंप्लीटली अ हाइपोथेटिकल कंडीशन, बट अगर ऐसा पॉसिबल हुआ तो हमारी बॉडी का वेट नेगेटिव हो जाएगा, और बॉडी का वेट नेगेटिव हो जाएगा इसका मतलब हम मास तो नेगेटिव हो नहीं सकता है, तो जी की वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी और हम ऊपर चले जाएंगे और हम सीलिंग से टकरा जाएंगे। दिस विल बी द काइंड ऑफ कंडीशन दैट विल टेक प्लेस अगर एक्सेलरेशन ग्रेटर हो गया, डाउनवर्ड एक्सेलरेशन ग्रेटर हो गया जी से, तो राइट। एक और सिचुएशन है, अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी से लिफ्ट डाउनवर्ड या अपवर्ड मूव कर रही है तो उस केस में क्या होगा, राइट, मतलब हम मान लेते हैं कि जो लिफ्ट की वेलोसिटी है वो यूनिफॉर्म, जो ये लिफ्ट का एक्सेलरेशन है वो यूनिफॉर्म है। इफ लिफ्ट इज मूविंग विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, अगर लिफ्ट का जो एक्सेलरेशन है वो यूनिफॉर्म है तो उस केस में क्या होगा, उस केस में लिफ्ट कैसे वर्क करेगी, दैट थिंग वी आर गोइंग टू डिस्कस हियर। सो उस केस में जो आपका वेट होगा दैट विल बी योर नॉर्मल वेट, दैट इज W इज इक्वल्स टू mg, बिकॉज जब आपका यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जब लिफ्ट मूव कर रही है तो आपको पता है जब वेलोसिटी यूनिफॉर्म होती है तो एक्सेलरेशन कितना हो जाता है, 0, और जब एक्सेलरेशन 0 हो गया तो दोनों ही केसेस में अगर आप a इज इक्वल टू 0 पुट कर दो तो आपको W इज इक्वल्स टू mg मिल जाएगा। इसका मतलब आपकी बॉडी का जो वेट होगा वो नॉर्मल, आपका जो नॉर्मल वेट है उसके बराबर होगा, एंड यू विल नॉट फेस एनी डिक्रीज और इंक्रीज इन योर वेट व्हेन द लिफ्ट इज बीइंग मूविंग either in the upward direction or in the downward direction. So I hope it must be clear to all of you. That is quite an interesting topic जो हम अपनी डेली लाइफ से रिलेट भी कर सकते हैं, और ये सारी चीज़ों का फिजिकल रीज़न जो है वो हमको अब पता चला कि क्यों हमको डिक्रीज इन वेट और इंक्रीज इन वेट ऑब्जर्व होता है व्हेन वी आर
we are in the lift, right? Now, the next topic that we are going to study is the motion of the connected bodies. जब भी दो बॉडीज एक दूसरे के साथ कनेक्शन में होंगी, एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होंगी विद द हेल्प ऑफ अ वायर, स्ट्रिंग और इन एनी वे, तो उस केस में दोनों बॉडीज का मोशन किस तरीके से होगा, दैट थिंग वी विल डिस्कस इन दिस टॉपिक. ओके, so our next topic is the motion of connected bodies. Motion of connected bodies. जब भी दो बॉडीज एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होंगी विद द हेल्प ऑफ अ स्ट्रिंग और अ वायर, जनरली यहाँ पर आपको जो पुली चेन प्रॉब्लम्स हैं वो आएंगी. इस तरह की प्रॉब्लम्स जिसमें कि आपको एक पुली और चेन दे दी जाएगी और ये बोला जाएगा कि सपोज दिस इज अ पुली, राइट, और इस पुली पर दो मासलेस स्ट्रिंग जो हैं वो इस तरीके से सस्पेंडेड हैं, राइट. तो जब इस तरीके से दो मासलेस स्ट्रिंग इस पुली पर सस्पेंडेड हैं और इन दोनों पर हमने एक एक वेट लगा दिया, राइट, इन दोनों पर हमने एक एक वेट लगा दिया, ऑब्वियस सी बात है कि ये वाला वेट की वैल्यू ज़्यादा है एज कम्पेयर टू द ऊपर वाला वेट, इसलिए वो नीचे आ रहा है, राइट. सो इसका मास हम मान लेते हैं दिस इज m2 और इसका मास मान लेते हैं m1. तो इसका वेट कितना हो जाएगा m1g और इस वाले का वेट हो जाएगा m2g, राइट. नाउ ऑब्वियस ही बात है स्टूडेंट्स कि जब ये वायर के थ्रू ये आपने मास सस्पेंड किया है तो इस वायर पर एक टेंशन डेवलप होगा, राइट, और इस वायर पर जो टेंशन डेवलप होगा उसका जो साइन होगा दैट इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द वेट और द डायरेक्शन ऑफ द ग्रेविटी. मतलब जो टेंशन होगा दैट इज एक्टिंग वर्टिकली अपवर्ड. इसको हम एक तरीके से रिएक्शनल फोर्स का उल्टा समझ सकते हैं, राइट. जैसे वहां पे रिएक्शन फोर्स हमने पढ़ा था वैसे यहाँ पे वायर पे क्या है, टेंशन डेवलप हो रहा है जो कि एक तरह का फोर्स ही है. एक चीज और, यहाँ पे आपको एक्सेलरेशन का डायरेक्शन बताना भी जरूरी है. ये वाले मास का एक्सेलरेशन नीचे की तरफ हो रहा है और इस वाले मास का एक्सेलरेशन जो है वो ऊपर हो रहा है. जैसे जैसे ये नीचे आएगा तो ये ऑब्वियसली ऊपर जाएगा. तो आई थिंक ये सारी चीजें हमको क्लियर हैं विद द हेल्प ऑफ द डायग्राम, राइट. नाउ अब इसके लिए हम एक डेरिवेशन प्रूव करेंगे कि कैसे जब दो बॉडीज आपस में कनेक्टेड होती हैं तो उनके बीच में क्या रिलेशनशिप फॉलो होती है. ऑल दीज थिंग्स वी आर गोइंग टू डिस्कस हियर. सबसे पहले हम देखते हैं कि जो ये वाला जो मास है दैट इज m2, इसको यहाँ पे लिख लेते हैं, दिस इज m1, दिस इज m2. m2 पर जो नेट फोर्स वर्क करेगा वो कितना होगा, F net is equals to that the net force acting on m2 will be equal to m2g minus T, that is the tension, right. ऑब्वियसली बात है स्टूडेंट्स की वेट ज्यादा है इसीलिए वो नीचे आ रहा है, इसलिए हमने m2g में से टेंशन को माइनस किया, राइट. अगर टेंशन ज्यादा होता तो वो ऊपर जाता एज कंपेयर टू नीचे आने के, राइट. सो अगर टेंशन ज्यादा होता तो जो मास है वो ऊपर जाता ना कि नीचे आता. ऑल्सो न्यूटन के सेकेंड लॉ से आपको पता है कि F net is equals to ma, राइट. F is equals to ma, ये चीज हमको पता है. यहाँ पे एक्सेलरेशन हमने पॉजिटिव लिया है बिकॉज m2 जो है वो नीचे आ रहा है इन द डायरेक्शन ऑफ द ग्रेविटी. तो अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करें सो यहाँ से हमारे पास एक रिलेशन आ जाता है दैट इज m2g minus t is equals to ma. This is the relation that we have got from here, that is m2g minus t is equals to ma. Give it equation number 1, right. Now ये तो हमने निकाल लिया m2 पे. अब हम बात कर लेते हैं m1 की, राइट. तो m1 पर जो नेट फोर्स वर्क करेगा वो कितना होगा, m1 पर जो नेट फोर्स वर्क करेगा दैट इज t माइनस m1g. यहाँ पे टेंशन ज्यादा है, क्यों, क्योंकि ये ऊपर जा रहा है, इसका मतलब टेंशन ज्यादा है एज कंपेयर टू द वेट. दैट्स व्हाई वी हैव रिटन t1 माइनस m1g हियर. ऑल्सो
F net is equals to m a, right? जो force होगा that is equals to m a. And here we are denoting mass by m1, that's why I have written m1a here. Since यहाँ पे आप gravity से आपको कोई मतलब नहीं है, right? ये दोनों बॉडीज आपस में कनेक्टेड है, इसलिए हम यहाँ पे एक्सेलरेशन को नेगेटिव नहीं लेंगे. अच्छा, यहाँ पर हमको जो m है उसको m2 लेना पड़ेगा बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट द सेकेंड ऑब्जेक्ट, दैट्स व्हाई आई हैव रिटन m2 हियर, और यहाँ पे हो जाएगा ये m1a. और अगर मैं इन दोनों को इक्वेट करूँ, सो फ्रॉम हियर आई विल गेट m1 t minus m1g is equals to m1a. Give it equation number 2. I hope it must be clear to all of you. कैसे हमने इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर किया एंड वी हैव गॉट अ सिंगल इक्वेशन दैट इज t minus m1g is equals to m1a. अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करें, सो फ्रॉम एडिंग बोथ द इक्वेशंस दैट इज 1 and 2 वी विल गेट इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 में ऐड कर रहे हैं. सो m2g minus t plus t minus m1g is equals to m2a plus m1a. माइनस t से प्लस t कैंसल, फ्रॉम हियर आई विल गेट m2 minus m1, ब्रैकेट में g बाहर, m2 plus m1 into a. दिस थिंग वी हैव गॉट फ्रॉम हियर. तो जो सिस्टम है, अगर मुझे उसका एक्सेलरेशन निकालना हो, सो यहाँ से मैं उसका एक्सेलरेशन निकाल सकता हूँ. कितना आ जाएगा? m2 minus m1 into g अपॉन में m2 plus m1, राइट? सो इस तरीके से हम किसी भी बॉडी का एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं जब दो बॉडीज एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में होंगी, उस केस में, राइट? अगर मैं इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड कर देता हूँ, so on dividing equation 1 by equation 2, that is m2g minus t divided by t minus m1g is equals to m2a upon में m1a, और from here a से a cancel, right? सो यहाँ से हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं एंड वी विल गेट m1 का इसमें मल्टीप्लाई किया, सो m1 m2g माइनस m1t इज इक्वल्स टू m2t माइनस m1 m2g, राइट? बेसिकली यहाँ से हम टेंशन की वैल्यू निकालना चाह रहे हैं, तो टी वाली टर्म्स को एक साइड ले जाते हैं, बाकी सारी टर्म्स को एक साइड रख लेते हैं. सो वी हैव गॉट m1 m2g, ये वाला m1 m2g इधर आया, दोनों ऐड हो जाएंगे एंड इट विल बिकम 2m1 m2g इज इक्वल्स टू m2, ये m1 उधर गया तो ये हो जाएगा m2 प्लस m1. इसको मैं कन्वीनियंस के लिए लिख लेता हूँ m1 प्लस m2 इंटू t. यहाँ से आपको टेंशन की वैल्यू निकालनी है, तो टेंशन को हमने उधर ही रखा, बाकी m1 प्लस m2 को इधर भेज दिया. सो वी हैव गॉट t इज इक्वल्स टू 2m1 m2g upon में m1 plus m2, and this is the value of the tension that is being applied when the two bodies are connected together. So इस तरीके से हम यहाँ से एक्सेलरेशन भी निकाल सकते हैं उन दोनों बॉडीज के बीच में, और जो स्ट्रिंग है उस पर कितना टेंशन डेवलप हो रहा है ये चीज भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ these expressions, right? So it is quite an important topic, students. I hope it must be clear to all of you. In this way we can determine the motion of any of the object when they are connected together with the help of a string or by any means, right? So in our next class we are going to do some numericals that are based on this kind of question. It is very important. So that's all for today's class, students. Thank you.